हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आज हिल्सा में एलजेपी की बूथ कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में एलजेपी के प्रदेश महासचिव और संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर रंजीत सिंह ने यहाँ की जनता को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब समझाया। सुनिए क्या है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और उसके तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का पूरे बिहार राज्य में भ्रमण होना था और उनके भ्रमण के साथ मैं भी नालंदा जिला में शिरकत किया। समस्तीपुर के प्रभारी होने के नाते समस्तीपुर, वैशाली, हाजीपुर कई जिला में उनके साथ जाने का काम किया। उनका जो विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस पर हम लोग आज जरा चर्चा करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनके दिमाग में कैसे आया? आजादी के बाद दोस्तों आप लोग इसको अपने गांव में चर्चा करिएगा, जब वहां मौका मिले अपने जमात में चर्चा करिएगा, क्योंकि आज मैं आपके बीच बोल रहा हूं। जब आप सारे साथी डॉक्टर रंजीत बनकर यह बात आप अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने चौपाल पर बोलना शुरू करिएगा तो यह आवाज बहुत बड़ी हो जाएगी, ये बहुत बुलंद आवाज बन जाएगी। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार राज्य आजादी के बाद इतना पीछे नहीं था। हमसे पिछड़ा हुआ राज्य था बगल में उड़ीसा, हमसे पिछड़ा हुआ राज्य था झारखंड, हम ही से अलग होकर बना था। लेकिन आज कई क्षेत्रों में हम नंबर पीछे आते हैं। तो आपके बीच एक नौजवान ने सपना देखा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसको लागू करने के लिए उन्होंने जी जान से जुट गए हैं। हम लोग उनके कार्यकर्ता, उनके सिपाही के हैसियत से यह संदेश पूरे बिहार राज्य में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार राज्य, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या, इसको समझने का काम करिए। मैं जहां पर अभी हम लोग खड़ा हैं, हमारा अतीत, हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है कि आपको जब सोचिएगा कि यहाँ पर सब नौजवान साथी, पढ़े लिखे सब साथी हैं, इतना गौरवशाली है कि नालंदा में, राजगीर में बैठा हुआ एक राजा, उनका शासन पूरा हिंदुस्तान कंधार तक हुआ करता था। आप सोचिए कुछ जमाने में न टेलीफोन होता था, न मोबाइल होता था, न कोई संचार का साधन, तब भी एक आदमी जो राजगीर में फैसला लेता था वह अफगानिस्तान तक लागू होता था। और वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास था हमारा मगध का इतिहास। उसके राजा थे उस समय जो चंद्रगुप्त से लेकर अशोक का काल था, वह बहुत ही शानदार काल था। वह राजगीर में क्या रहा। उसी समय ईसा पूर्व में ही भगवान बुद्ध को जो शांति मिला वह हमारा शहर गया था। आज हमारे देश का आबादी लगभग 130 करोड़ होने जा रहा है। 130 करोड़ आबादी में तकरीबन 100 करोड़ सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मैं भी हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ और सबका मोक्ष प्राप्ति का जगत गया है। और भगवान महावीर की धरती, आपको जानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है जमुई, जहां भगवान महावीर का जन्म स्थान है। तो हमारा इतिहास इतना अच्छा है, इतना शानदार है, जिसका चर्चा हम शब्दों में करें तो बोलते रहें तो कम पड़ जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सोच था कि बिहार से 6 लेन का एक सड़क निकलता, वह सड़क गया में पहुंचता, वहां से वह सड़क के माध्यम से लोग राजगीर पहुंचते, उस सड़क के माध्यम से लोग जमुई पहुंचते, वह सड़क वापस पटना होते वैशाली तक जाता, नेपाल के रास्ते भी जाता। तो आप सोचिए कि जब इतना शानदार सड़क बन जाता तो बिहार का विकास कितना अच्छा होगा। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भगवान बुद्ध को चाहने वाले 50 कंट्री में, जापान में जो दुनिया का सबसे धनी देश है, पूरा दुनिया भरा हुआ है। अब सोचिए कि एक आदमी हिंसा का, कोई अमेरिका घूमने जाता है, कोई लंदन घूमने जाता है तो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया उनको खर्चा करना होता है। लेकिन आज भगवान बुद्ध को मानने वाले जब गया में आते हैं तो एक भी, हमको यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि एक भी 5 स्टार होटल गया शहर में नहीं है। कोई राजगीर में कोई आज भी एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, इसको खोलिए। और आपको यह
यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे बिहार राज्य में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है। जरा कल्पना करिए कि राजगीर में 20 एक 5 स्टार होटल हो जाता, गया में 20 एक 5 स्टार होटल हो जाता, पटना में 20 5 स्टार होटल होता, तो बाहर के जो पर्यटक आते जब उनको मूलभूत हम लोग सुविधा देते तो कितना पैसा आता। अगर 1 करोड़ आदमी भगवान बुद्ध को मानने वाले अगर 1 साल में गया आ जाते तो सोचिए कि बिहार सरकार के खजाने में कितनी पैसा जमा हो जाती। तो इसी तरीके से हिंदू धर्म में सबका मोक्ष प्राप्ति का जगह गया है। जब हम सुविधा देते, उनको आवागमन का सुविधा उनको उपलब्ध होता, उनका रहने सहने का व्यवस्था होता, तो कितना शानदार हमारा सरकार के खजाने में कितना पैसा जमा हो जाता। तो मैंने एक सवाल को छुआ पर्यटन का, आप शिक्षा के सवाल को देखिए। हर पंचायत में आप अगर एक शानदार स्कूल का स्थापना हो जाता तो जो बच्चे, हर आदमी यहाँ पर जितने साथी बैठे हुए हैं, सबका सपना होता है कि हमारा बेटा का पढ़ाई लिखाई एक अच्छा स्कूल में हो, सरकारी स्कूल का व्यवस्था आप लोग किसी से छिपा हुआ नहीं हो। तो हर पंचायत में जब एक अच्छा स्कूल हो जाता तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाते। तो उसके लिए जरूरत था, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि सहकारिता को हम लोग इतना मजबूत कर देते कि सहकारिता के माध्यम से हर किसान को प्रतिदिन पैसा कमाने का स्रोत डेवलप हो जाता। मैं उदाहरण के रूप में एक पंचायत का चर्चा करता हूं, मैं अपने ही पंचायत का चर्चा करता हूं, मैं अपने गांव का चर्चा करता हूं कि अगर हमारे गांव, हमारा पंचायत असाड़ी है, हमारे गांव में हम नहीं जानते कि किसी आदमी का यह कैपेसिटी है कि 10,000 रुपया महीना खर्चा करके अपने बच्चों को दिल्ली पटना के स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन उसी गांव में अगर 200 बीघा जमीन सहकारिता के माध्यम से लेके उसमें मछली फार्म, मुर्गी फार्म और भी जिससे प्रतिदिन इनकम हो, वैसा अगर रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाता, चाहे वो फूल का खेती हो, तब 20 बात मैं गिना सकता हूँ, ऐसा चीज जिसमें प्रतिदिन का आमदनी होता, शहर से लोग स्वीकार कर जाते। और वर्ल्ड बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जानिए 2 से 3% पर होता है। हमारे सरकार के द्वारा वह पैसे की गारंटी कर दी जाती है। ऐसा योजना, ये नहीं कि हम कोई नया स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा काम बिहार छोड़ के दूसरे आंध्रा में, तमिलनाडु में, गुजरात में सब जगह हो रहा है। अब सोचिए कि मेरे गांव में अगर 200 बीघा में आप सोचिए कि प्रतिदिन मछली निकल रहा है, वहां से फूल का खेती हो रहा है, वहां से अंडा का निर्यात हो रहा है, और हर आदमी के, हर किसान के जेब में अगर 1000 रुपया भी प्रतिदिन आ रहा है, तो तब उनका इच्छा होता है कि हम हमारे बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ाई करें। और जब उनके अंदर यह सोच डेवलप हो जाता तो यह जो बड़ा बड़ा स्कूल आप पटना में देख रहे हैं, आपके गांव में, आपकी पंचायत में जाके खुल जाता, क्योंकि वहां पर एक पंचायत में नहीं खुलता तो दूसरा 2-3 पंचायत मिला के लोग खोल देते, ताकि वहां के बच्चे उसी गांव में पढ़ जाते, सड़क अच्छा हो जाता, हर घर का रहन सहन अच्छा हो जाता। आज किसान जिनका 10 बीघा 20 बीघा खेती हम लोग के पास भी है, तो साल में एक बार पैदा होता है, एक बार गेहूं, एक बार धान, और अगर कहीं दा गया, कहीं मर गया, तो भगवान के भरोसे पैसा का उनके पास कोई दूसरा स्रोत नहीं। तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ में या राज्य में किसान और मजदूर का स्थिति बदतर है। इस कोरोना काल में पूरा देश ने देखा कि हजारों लाखों लोग पैदल सड़क के माध्यम से बिहार आ रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। क्योंकि कोरोना काल था, सरकार, भारत सरकार का गाइडलाइन, राज्य सरकार का गाइडलाइन है, उन सब सवाल पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक चर्चा करना चाहता हूं कि जो साथी लोग आए थे बाहर से, उन्होंने रोते उनको आप टेलीविजन के माध्यम से देखे होंगे, आप उनको रेडियो के माध्यम से सुने होंगे, हमारे साथी यूट्यूब, कई, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक लड़की पासवान समाज की थी, 13 साल की लड़की, अपने पिता का जिनका पैर टूटा हुआ था, दिल्ली से साइकिल चला के दरभंगा पहुंचा दी। तो ऐसे जज्बा और हिम्मत को हम लोग सलाम भी करते हैं कि कोरोना के काल में लोग पैदल साइकिल के माध्यम से हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से बिहार पहुंचे थे, और उन्होंने तय किया था कि हमको अब अपने राज्य में रहना है, अपने गांव में रहना है, अपने जिला में रहना है। लेकिन आज एयरपोर्ट पर जाइए तो अभी पिछला दिन हम लोग का पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग हो रहा था, मैं एक चर्चा शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जस्ट आगे में
बिजनेस क्लास का सीट जिसका टिकट होता है 30,000 रुपया, उस सीट पर बैठे हुए थे गिरिराज बाबू, और उनके बगल के सीट पर जो लड़का बैठा हुआ था, जब गिरिराज बाबू को छोड़े तो मैंने पूछा, हमको लगा कि गिरिराज बाबू के साथ ये लड़का जा रहा हूँ, तो बोला नहीं, मैं मजदूर था, मैं काम कर रहा था फैक्ट्री में, और अब हमको फैक्ट्री के मालिक ने यह टिकट भेजा है। तो सोचिए कि 30,000 रुपये का टिकट, क्योंकि उसके पिछले सीट पर मैं और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव कैफी जी जा रहे थे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मीटिंग के लिए। तो मैंने कैफी को कहा कि देखो कैफी, क्या समय होता है कि आज से कुछ महीना पहले लोग रो रो के घर पहुंचे थे, आज वही कंपनी, वही पूंजीपति, वही संसाधन से भरपूर लोग जो फैक्ट्री उद्योग लगा के करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे थे, कोरोना काल में हमारे भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो 30,000 और 15,000 का टिकट दे रहे हैं और साथ में 2 महीना का एडवांस भी दे रहे हैं। और चूंकि उनकी मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को जब चेहरा देखते हैं, अपनी पत्नी का, अपने बुजुर्ग माता पिता का, उनके पास कोई स्कोप नहीं है, उनको वापस उसी जगह पे जाना पड़ रहा है। तो हमारा चिराग पासवान जी का यह सोच था कि जब हमारे पास इतना अच्छे हाथ है जो दिल्ली को, बॉम्बे को चमका दिए, महाराष्ट्र को चमका दिए, गुजरात को चमका दिए, तो इस शक्ति को काश हम अपने राज्य में इस्तेमाल करते हैं। यह सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। आप देख लीजिए उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा मकई का खेती, आप समस्तीपुर के इलाके में जाइएगा तो मकई के बाल के ऊपर पूरा डंठल कटा रहता है, खेत में सूख जाता है। हम लोग अपने नालंदा में उस टाइप का चीज को नहीं देखते। मखाना का खेती पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे मिथिलांचल में होता है। जाके सरकार पिछले 15 साल बाद हमने देखा है अखबार के माध्यम से कि अब पेटेंट कराने जा रहे हैं। तो कई चीज बोलते रहेंगे तो पूरा शाम गुजर जाएगा। हम तो इस पर एक लेख, लंबा लेख हमको लिखना है 15-20 सिटिंग का, तो विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो यह सोच था कि जो हमारे पास संसाधन था उस संसाधन को हम फोकस करते। जैसे मकई का, अब 1 किलो मकई किसान कितना भी बेचते हैं, लेकिन अगर उसी को कॉर्नफ्लेक्स में बना के बेचे तो अमेरिका, इंग्लैंड, सारे 5 स्टार होटल, सारे बड़े लोग उसी को सवेरे दूध के साथ खाते हैं। तो इसकी फैक्ट्री जब लग जाती बिहार में तो सोचिए कि बिहार का चेहरा कैसा हो जाता। और ऐसा नहीं कि फैक्ट्री लगाने वाले लोग नहीं है, आप सहकारिता के माध्यम से तय करिए। हमारा 40 जिला है, अगर हम 80 केंद्र को भी बना दिए, हम वर्ल्ड बैंक से आए दिन सुनते हैं कि अमेरिका में 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सब बिल्डिंग बनाने में करोड़ों रुपया लोन लिए हैं और बैंक मैनेजर को बोलते हैं कि मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो कुछ जहाज खाना पड़ता, आपको इतना तंग करते हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो ये सरकार का सिस्टम का हिस्सा है। सरकार तय करती कि आप अपने विधायक को आप तय करने देते कि विधायक को बैठाइए, सहकारिता का गठन करिए, आप अपने एमपी को बैठाते, आप अपने प्रखंड अध्यक्ष को बैठाते, आप चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ एक सामंजस्य करके यह काम किया जा सकता है। कहीं तो कहीं हमको शुरुआत करना होगा ना, नहीं तो हम तो पिछड़ते चले जाएंगे। तो यह सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का यह विजन है। आप एक चीज को और देखिए आज कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मखाना के सवाल पर, आप देखिएगा मिथिला प्रिंटिंग जो अभी मास्क लगा के आप देखते होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस खुद लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते कि उनको 195 मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन वह चाहते हैं कि बिहार का यह मिथिला पेंटिंग का मास्क पूरे देश में प्रचार हो। यह उसमें थोड़ा डिजाइन देखते ना अच्छा लगता है, तो यह डिजाइन का प्रचार हो, ताकि अगर मान के चलिए 20 ही लाख चला गया मास्क बन के दिल्ली, तो 20 लाख का पैसा आपके बिहार में आएगा ना। तो यह सोच है अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उस सोच को जमीन पर पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ लागू करवाने की जिम्मेवारी हम लोग जैसे सिपाही पर है। और हम लोग भी अगर इसको लागू करेंगे तो आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हुए हमारे चाचा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, आप लोग के बूते यह संभव हो सकता है। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विस्तृत चर्चा है, हिस्ट्री में देखिएगा। और तो हम एकदम स्वर्ण अक्षरों में जीने वाला समय रहा बिहार का, लेकिन आज हम सब कुछ में पीछे पीछे चले गए। तो कब तक हम लोग अपने संसाधन का रोते रहेंगे, और कब हम क्यों नहीं सोचे। और आज इसी सोच के साथ हमारे चिराग पासवान जी ने एक नारा दिया है,
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इसको हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय पर पूरी ईमानदारी से पूरी ताकत लगा के बिहार की धरती पर इसको लागू करने का काम करेंगे। और यह तभी संभव होगा जब इस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिला दीजिए, आप बुलंदी के साथ चर्चा करें। हम देखते हैं, हम बहुत चुनाव लड़ते थे, हम हमेशा चुनाव में हम कभी कभी चिंतन करते हैं कि चुनाव हम हार कहे जाते हैं। हम क्षेत्र में घूमते हैं तो हम पूछते हैं कभी कभी अपने विरोधी लोग को भी बैठा के, एक बात बताओ यार, हमको अगर तुम विधायक चुन देते पिछला बार तो हम कोई कमीशन लेते कि नहीं? मैं आपको बड़ा बहुत मजबूती से बतलाना चाहता हूँ, हमारे सब साथी बैठे हुए हैं, सब लोग बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब ये काम आपसे नहीं होगा। तो फिर आपने क्यों नहीं चुना? क्या कमी रह जाता है मेरे अंदर? तो कमी वो रह जाता है कि कभी हम देखते हैं कि नहीं अभी ऊपर से फलना बाबू कहें कि ना इनका आदेश यही इनके वोट दो, लेकिन जिसको आप वोट देने कह दिए वो 5 साल में किसको किसको ताका है, किसको नहीं ताका, यह सब समीक्षा करिए अपने गांव में बैठ के। हम किसी विरोधी के बारे में कभी हम जिंदगी में मैंने तय कर दिया कि उनका किसी का नाम नहीं लेना, किसी पर प्रहार नहीं करना है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमको काम कैसे करना है, हम अपने पॉजिटिव चीजों को लोगों के बीच रखें। यह चीज मैं अपने चिराग पासवान जी से सीखा हूँ। अभी आप देखिएगा कि अलायंस के सवाल पर बहुत चर्चा हो रहा था, उनको किसी ने सूरदास कालिदास कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। हम लोग जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे तो उनसे हम लोगों ने परमिशन मांगा कि आप हम लोग को बोलने की आजादी दीजिए, हम लोग जमीन पर बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, किसी मर्यादा में रहकर बात करिए, किसी पर कुछ नहीं बोलना है, जनता सब बात समझ रही है। तो यह ऐसे नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बहुत मजबूती से हम लोग को समझाते हैं कि आप शालीनता के साथ चलिए, अपने लोगों को जोड़िए। आज जैसे सरपंच साहब हैं, अब देखिए कहाँ अपने पंचायत के जिनको वोट दिया होगा तब ना जीते हैं। आज 3-4 सरपंच हम लोग के लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हैं, पप्पू हमारे साथी हैं बचपन के साथ। तो ऐसे सब साथी जब मिल के एक माहौल बना दीजिएगा तो बिहार विकास के रास्ते पर चल जाएगा। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।